हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 4 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 के ये कुछ टॉपिक्स और पेपर 3 के ये टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है, तो डायरेक्टली हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आज आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के बारे में। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली आ जाते हैं। तो अभी ये 2020 की जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 116th हम लोग को देखने को मिल रही है। पिछले साल 115th हमारी रैंक थी, जिसमें 157 कंट्रीज जो हैं उनकी एनालिसिस की गई थी इस रिपोर्ट के अंदर। और इंडिया का जो स्कोर है वो 2018 के मुकाबले में बढ़ा है। 2018 में 0.44 हमारा स्कोर था, अब ये 0.49 हुआ है। और किस किस पैरामीटर्स का उपयोग किया गया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को तैयार करने में? तो हेल्थ, एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उनका एजुकेशन कैसा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो तैयार किया गया है, राइट। और ये 174 कंट्रीज जो है उनकी एनालिसिस हुई है कि 174 कंट्रीज में जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन कैसा है, उनकी हेल्थ स्टेटस कैसी है, तो इसको देखते हुए ये पूरी रैंकिंग अरेंज की गई है। और यहां पर 98% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन को कवर किया हुआ है। इसलिए देखिए, ये जो टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसके बारे में मेंस में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 98% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन को ये कवर करता है, राइट। और इसने अभी ये कवर किया हुआ है। और वर्ल्ड बैंक के जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह आती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा अभी जो कोरोना वायरस हम लोग को देखने को मिला है, उसके चलते जो 10 सालों में हमने, पिछले डिकेड में 10 सालों में जो हम लोग ने मेहनत करी थी, प्रोग्रेस करी थी, तो उसको पीछे कर दिया है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है कि 10 सालों की जो पूरी प्रोग्रेस है, पूरी मेहनत जो है, वो कोरोना वायरस के कारण जो है वो खतरे में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। जो हम लोगों ने इंप्रूवमेंट किए थे हेल्थ में, सर्वाइवल रेट्स में, स्कूल एनरोलमेंट में, स्टंटिंग को रिड्यूस करने में, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती है, स्टंटिंग की, वास्टिंग की, माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की जो प्रॉब्लम्स है, तो इन सब से लड़ने के लिए जो पिछले 10 सालों में मेहनत की हुई, वो पूरी की पूरी मेहनत जो है वो खराब होने की कैटेगरी में आ रही है। कोरोना वायरस के कारण रिस्क में, खतरे में आ गई है। और 1 बिलियन से ज्यादा बच्चे का स्कूल जो है वो खराब हुआ है। आप जानते हैं कोरोना वायरस के चलते ये लॉकडाउन जो हुआ है उसके कारण से 1 बिलियन से ज्यादा बच्चे जो हैं उनकी स्कूलिंग में प्रॉब्लम आई है, स्कूल से बाहर निकल गए हैं वो, राइट। और एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो 6 महीने की स्कूलिंग तो ऑलरेडी खत्म हो ही गई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण और वेरियस रिस्क के कारण कोरोना वायरस के। तो ये चीज यहां पर नजर आई है, देखने को मिली। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एजुकेशन का कितना बड़ा जो इंपैक्ट हम लोग को आज की रेट में मिल रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 1 बिलियन से ज्यादा बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो गए। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, ऐसे जो फ्रेजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पर लिख लो, राइट। और ये कहां पर लिखना है आपको? तो देखो, एजुकेशन से रिलेटेड तो डेफिनेटली मेंस में क्वेश्चन बनना ही है, प्रीलिम्स में भी बनना ही है, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। तो आप इस तरीके से चीजों को आप अपने लिखोगे, या फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उसका मेंशन करोगे आप, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो इस तरीके से आपको आपकी तैयारी करनी है। इसके अलावा एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, उसमें भी डिसरप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। उसमें भी प्रॉब्लम आई है। जो छोटे बच्चे जो हैं तो उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन्होंने अपने वैक्सीनेशन के डोज जो है उसको मिस कर दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो वल्नरेबल हो सकते हैं। तो माँ बाप जो है वो छोटे बच्चों को बाहर लेकर नहीं जा रहे हैं,
और बाहर नहीं लेके जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन टीका जो है वो नहीं लग पा रहा है उनको, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, उनको टीका लगाना, राइट। तो ये भी एक बड़ा इशू, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पूरे दुनिया भर में नजर आई है, देखने को मिली है। इनकम इनइक्वालिटी तो बढ़ी गई है, काफी सारे लोगों का धंधा पानी जो है वो खत्म हो गया है, राइट। तो इसलिए इनकम इनइक्वालिटी भी इरेज हो गई है, बढ़ गई है। इकोनॉमिक इंपैक्ट जो हम लोग को देखने को मिला है कोरोना वायरस के कारण, तो वो उसकी ये वजह है इनकम इनइक्वालिटी की। और महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो उनके ऊपर भी ह्यूज इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो पड़ा है। और ज्यादातर बताया जा रहा है कि जो डिसएडवांटेज फैमिली जो है, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यानी कि जो गरीब परिवार ऑलरेडी थे तो उनको और भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, राइट। गरीबी से रिलेटेड इश्यूज जो है वो डेवलप हो रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हाईलाइट की गई है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर, तो जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, राइट। अब इसमें देखो, अभी हमने बात करी थी किसके बारे में, स्टंटिंग के बारे में। तो स्टंटिंग क्या होता है, एक बच्चे की जब हाइट जो होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग कम होती है तो उसको स्टंटिंग कहा जाता है। चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक तो ये नॉर्मल हाइट एक बच्चे की है, ये है, अगर मान के चलो ये नॉर्मल हाइट है और नॉर्मल इसका बॉडी साइज और वेट जो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्मल बच्चे का है। वास्टिंग में बच्चे का जब वजन कम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा वजन जब बच्चे का कम होता है, तो वो वास्टिंग की स्टेज होती है। स्टंटिंग यानी कि जब उस बच्चे की हाइट जो है उसके एज के अकॉर्डिंग कम होती है, तो वो स्टंटिंग की कैटेगरी में आता है। और अंडर वेट यानी कि उस बच्चे का वेट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हम लोग को देखने को मिलता है, और उसकी हाइट भी आप देख सकते हैं कम हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाता है, राइट। तो ये बेसिकली किसके कारण होता है, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण ये प्रॉब्लम वास्टिंग, स्टंटिंग और अंडर वेट की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा हाँ, जो भी बच्चा जो कुपोषित होता है ना, तो उस बच्चे में ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम होती है। अब आप बोलोगे सर ओबेसिटी की कैसे प्रॉब्लम होती है, तो एक हिडन हंगर एक टर्म है, मुझे भी बच्चे बोलेंगे जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते आ रहे हैं काफी समय से, बोलेंगे सर आप हिडन हंगर हमेशा बताते हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आप अगर मेंस में लिख दोगे ना तो मजा आ जाएगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको। अब देखो, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है थोड़ा, राइट, जिसको ज्यादातर बच्चे यूज नहीं करेंगे, ज्यादातर बच्चे इसी में सीमित रहेंगे। बट आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप लिखोगे हिडन हंगर। हिडन हंगर यानी कि एक बच्चे को आप देखोगे, बच्चा मोटा दिखाई देगा, यानी कि बॉडी वेट उसका ज्यादा आपको दिखाई देगा, बट फिर भी उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। क्यों कमी है न्यूट्रिशन की, क्योंकि वो स्नैक्स इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिस खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, राइट। तो भी वो जो बच्चा जो दिखने में हेल्दी आपको दिखेगा, बट अंदर से वो कुपोषित होगा, उसको वेरियस बीमारी होगी, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, राइट। तो ये एक हिडन हंगर टर्म है जिसको आपको याद रखना है। अगर यहां पर मैं एक बहुत ही मोटे ओबेसिटी वाले बच्चे को भी अगर यहां पे खड़ा कर दूं, तो भी वो उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा। ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बच्चा बिल्कुल कमजोर दिख रहा है तो वो उसी में ही जो है वो कुपोषण होगा, नहीं, जो बच्चा मोटा भी दिखाई देगा उसमें भी कुपोषण होगा। और उसके पीछे कंसेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो मोटे होते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक नहीं होता है, क्योंकि वो फास्ट फूड लेते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा याद रखना। अब गाइस, इस न्यूज में केस स्टडी हम लोग देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आपके हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की आवश्यकता है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तब जाकर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर कोई भी दूसरा काम कर रहे हो सब छोड़ दो, यहां पर सिर्फ फोकस करो। तो देखो, इंडिया और वोडाफोन के बीच में काफी सालों से केस चल रहा था। पहले तो भारत के अंदर केस चला, पहले हमारी हाई कोर्ट में केस चला, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, और फिर भी वोडाफोन का फायदा नहीं हुआ, तो वोडाफोन चली गई द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर द हेग हम लोग को देखने को मिलता है, और वहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो वहां पर ये पूरा मामला केस जो है वो चला। केस जो था वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है थोड़ी देर से समझाऊंगा, काफी हैवी टर्म है तो अभी समझ में नहीं आएगा। सिंपल से इजी तौर पर अभी ये चीज समझो कि इंडिया ने वोडाफोन के ऊपर टैक्सेस इंपोज किए थे, वोडाफोन के ऊपर टैक्सेस लगाए थे, वोडाफोन को कहा था कि ये फलाना टैक्स जो है वो वोडाफोन को चुकाना है। वोडाफोन ने मना कर दिया। वोडाफोन ने बोला कि कानून में तो इस टैक्स का जिक्र ही नहीं है और हम इसलिए इस टैक्स को चुकाएंगे नहीं। तो इसी चीज को लेकर पूरा मामला जो है वो खिंचा। वोडाफोन ने पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करी, फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में उसका फायदा नहीं हुआ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास उसने अपील करी, फिर भी उसका फायदा ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर वो चली गई फॉरेन कंट्री द हेग, नीदरलैंड्स, राइट। तो ये चीज तो अभी तक आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि वोडाफोन और इंडिया के बीच में केस था टैक्स से रिलेटेड। इंडिया ने वोडाफोन से बोला था ये फलाना टैक्स चुकाना है, वोडाफोन ने वो टैक्स नहीं चुकाया और वो केस लड़ने लगी, राइट। तो अब देखते हैं आगे पूरी ओवरऑल चीज। तो अभी जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसने जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट में उसने कहा है कि इंडिया को वोडाफोन से टैक्स नहीं मांगना चाहिए। जो इंडिया जो टैक्स मांग रही है वोडाफोन से, 2007 की वोडाफोन की एक डील हुई थी तो उसके ऊपर जो टैक्स मांगा जा रहा है
तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला है कि आप इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहे हो, जो गारंटी दी जानी चाहिए फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट की, उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। और इसको देखते हुए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया और कहा कि इंडिया जो है उसको वोडाफोन से टैक्सेस नहीं मांगने चाहिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। पूरा मामला क्या था, तो मई 2007 की कहानी है। मई 2007 में वोडाफोन ने एक हच कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, हचीसन वेम्पोसा। तो ये जो कंपनी है इसके 67% शेयर जो है इसने परचेज कर लिए थे 11 बिलियन यूएस डॉलर में। अब इसने जो परचेज किया तो उसके बाद सितंबर में वोडाफोन के पास एक नोटिस गया कि आपको 7,990 करोड़ रुपए जो है वो चुकाना है कैपिटल गेन टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स के तौर पर, राइट। तो इंडिया ने वोडाफोन के ऊपर इतना अमाउंट जो है वो टैक्स का इंपोज कर दिया कि आपको इतना अमाउंट जो है वो टैक्स चुकाना है कंपनी को, और कहा कि आपको जो है ये टैक्सेस वसूलना चाहिए था, यानी कि टीडीएस के तौर पर आपको ये टैक्स लेना चाहिए था, यानी कि आपको ये टैक्स जो है वो हज कंपनी से लेना चाहिए था। अब आपने नहीं लिया तो आपकी दिक्कत है, आपको तो ये टैक्स चुकाना है क्योंकि ये टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको पेमेंट करने से पहले ही ये, यानी कि पेमेंट लेने से पेमेंट मांगने से पहले ही आपको जो है ये टैक्स ले लेना चाहिए था, राइट। तो ये चीज यहां पर कही गई कि आपको पहले ही हटा देना चाहिए। अगर आपने 11 बिलियन यूएस डॉलर की आपकी डील हुई है तो उस 11 बिलियन यूएस डॉलर में आपको ये अलग कर देना चाहिए था 7,990 करोड़ रुपए, क्योंकि ये टीडीएस है, राइट, ये जाएगा सरकार के पास। तो ये चीज जो है वो सरकार ने समझाई वोडाफोन को, क्योंकि वोडाफोन उस समय गई इनकम टैक्स के पास कि भाई क्यों क्यों ये टैक्स लग रहा है, क्या दिक्कत है। तो इंडियन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने वोडाफोन को ये समझाया कि टीडीएस होता है भाई, टीडीएस लगता है जब आप ये परचेज कर रहे हो ये वाली चीज, तो आपको ये टीडीएस पहले ही डिडक्ट करना चाहिए था, उसके बाद फिर जो आपके पास पैसा आया उसका आपको यूज करना चाहिए था, आपको तो इतना पैसा तो इंडियन गवर्नमेंट को चुकाना होगा। तो वोडाफोन ने बोला कि नहीं यार ये तो गलत बात है, इस तरीके के कानून के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें आइडिया नहीं था और हम तो ये चुका नहीं पाएंगे, और इस प्रकार का कानून जो है, कानून के बारे में उल्लेख भी जो है वो कहीं पर भी नहीं है लॉज में, कानूनों में, राइट। तो वोडाफोन ने फिर चैलेंज किया इस नोटिस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में रूलिंग कर दी, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में पूरा केस चला गया और वोडाफोन को कहा गया कि भाई चुकाओ, जो भी आपको टैक्स बोला गया वो चुकाओ। तो वोडाफोन ने फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज कर दिया जजमेंट 2012 में, ठीक है। 2007 का ये केस था, 2012 तक इस तरीके से खिंच गया और उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन का जो इंटरप्रिटेशन था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का उसको सही ठहराया, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को सही बोला कि हाँ आपने जो ये नहीं दिया है टैक्सेस तो ठीक है, क्योंकि आपने इस कानून को इंटरप्रेट गलत तरीके से किया, क्योंकि कानून जो लिखे रहते हैं तो उसमें वोडाफोन की कंपनी ने उस कानून को जो है वो सही तरीके से समझा नहीं, और इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार इनने कानून जो है, यानी वोडाफोन जो है उसने कानून को सही तरीके से समझा नहीं, तो इसलिए वोडाफोन ये अगर पैसे नहीं भी चुकाएगी तो भी चलना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना जजमेंट जो है वो वोडाफोन के फेवर में दे दिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कहानी देखी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी किसको, वोडाफोन को, बट अब सरकार ने खेल खेला। उसी समय फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो हम लोग को हमारे प्रणब मुखर्जी जी देखने को मिल रहे थे, जो हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट है, तो वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, राइट। तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास कर दिया और इन्होंने एक अमेंडमेंट लेकर आए फाइनेंस एक्ट के अंदर, और इस अमेंडमेंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की पावर मिल गई। अब कहानी ये होती है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस का जो मामला ये काफी ज्यादा फिर फेमस भी हो गया। तो सिंपल सी चीज समझनी है, रेट्रोस्पेक्टिव के मामले में नाम से ही समझ में आता है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि देखो क्या होता है, सरकार जो आज कानून बना रही है, ठीक है, आज की रेट में जो सरकार कानून बना रही है, तो सरकार क्या कहती है, इस फलाना फ्यूचर डेट को ये कानून जो है वो लागू होगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं ना, जैसे आज 4 तारीख है, सरकार ने आज कानून बनाया तो सरकार क्या बोलेगी, अगले महीने की 1 तारीख से ये कानून लागू होगा। बट रेट्रोस्पेक्टिव पावर के मामले में या रेट्रोस्पेक्टिव केस के मामले में, जैसे आज 4 तारीख है, 4 अक्टूबर, तो सरकार ये बोल सकती है 4 अप्रैल 2020 से ये फलाना कानून जो है वो लागू होगा। मतलब क्या किया सरकार ने, बैक डेट से कानून को लागू करवा दिया। तो यही चीज हुई, ये जो अमेंडमेंट किया था जहां पर मिस इंटरप्रेट कर दिया था वोडाफोन ने, सही तरीके से समझा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, वो जो कानून है उसमें चेंजेस कर दिए जिससे कि बाकायदा क्लियरिटी ये रहे कि हाँ जो टीडीएस जो होगा वो ऐसी डील पर भी लगाया जाएगा। तो वो क्लियरिटी कर दी सरकार ने, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको बाईपास इस प्रकार से कर दिया, मतलब कानून को ही चेंज करके रेट्रोस्पेक्टिव पावर कर दी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो
पावर दे दी रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स की, कि इस प्रकार के मामले जो होंगे उसको रेट्रोस्पेक्टिवली डील किया जा सके। तो ये वाला एक फंडामेंटल दिक्कत में आ गया, मतलब इस तरीके की चीज यहां पर सामने होगी। हालांकि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था वोडाफोन को लेकर, बट क्या होता है कि आप जानते हैं कि सरकार के पास ऐसी पावर्स होती है कि सरकार अपने खुद के जो कानून वगैरह है उसको अमेंड कर सकती है, राइट। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कानून को अमेंड करने की, राइट। वो इसलिए भी किया जाता है, कभी कभी कुछ कानून में लूप होल्स आ जाते हैं, तो उन लूप होल्स को जो है वो कवर करने के लिए कि यार ये ऐसे लूप होल्स का फायदा जो है वो कंपनी जानबूझकर ना उठाए, तो ऐसे लूप होल जो है उसको दबाने के लिए सरकार इस प्रकार की चेंजेस कर देती है। तो यही चीज यहां पर हुई, बट फिर भी वोडाफोन को लगा कि यार मेरे साथ तो गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है, तो इसलिए फिर वोडाफोन चली गई द हेग नीदरलैंड्स के पास। क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट? तो ये था पूरा कंसेप्ट, बट फिर भी जो थ्योरी लिखी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो वोडाफोन ग्रुप ने फिर क्लॉज 9 इन्वोक किया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, जो कि साइन हुई थी इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में 1995 में। तो देखो इसका जो आर्टिकल 9 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का है वो ये कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट इन्वेस्टर के बीच में या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि सिंपल तरीके से कोई भी डिस्प्यूट अगर इंडिया के बीच में और जैसे वोडाफोन के बीच में हुआ, राइट, फॉरेन कंपनी के बीच में और इंडिया के बीच में, तो वो जो डिस्प्यूट होगा वो नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व होगा, सेटल होगा, राइट। यानी कि आपस में सेटलमेंट करो, आप नेगोशिएट करो और उसको रिजॉल्व करो, खत्म करो। और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है, ये साइन हुई थी किस पर्पस के लिए, कि जो फॉरेन कंपनीज जो हैं, चाहे वो इंडिया की और नीदरलैंड की, ये दोनों कंट्री की जो कंपनीज है वो एक दूसरी कंट्री की यानी कि एक दूसरे की टेरिटरी में जाकर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। तो उसको लेकर ये चीज थी कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके एक दूसरी कंट्री में, और दोनों कंट्री जो है वो इंश्योर करेंगी कि ये जो कंपनीज होंगी तो वो हमेशा इनके साथ जो है वो फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा और इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी एक दूसरे की टेरिटरी में, यानी कि किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित या निराश नहीं किया जाएगा। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जजमेंट देते हुए क्या कहा, यानी कि फाइनल वर्डिक्ट देते हुए क्या कहा, तो ये कहा, पहली चीज तो वोडाफोन के फेवर में ये केस गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने उल्लंघन किया है बीआईटी का, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, और यूएनसीआईटीआरएएल का, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का, राइट। ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि अब जो है ये जजमेंट सामने आ गया है, तो अब इंडिया जो है वो परेशान ना करे वोडाफोन को, टैक्सेस वसूलने की वोडाफोन से कोशिश ना करे, क्योंकि इंडिया ने उल्लंघन कर दिया है रूल्स रेगुलेशंस का। क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस ट्रीटी क्या कहती है कि दोनों कंट्री को आपस में सेटल करना है चीजों को, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना, उसको सिक्योरिटी देनी है। अगर वोडाफोन ने मिस इंटरप्रेट करा अगर कानून को, तो ऑब्वियस ही बात है कि ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन के नाम से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया ने भी इसी मिस इंटरप्रिटेशन को देखकर यही चीज करी ना। बाद में जाके इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्यों लेकर आई, क्योंकि इंडिया को भी समझ में आएगा कि हाँ यार ये कानून में कुछ गड़बड़ी थी इसके स्टेटमेंट्स वगैरह में, जिसके कारण जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। तो इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाकर, यानी कि ये इस प्रकार का अमेंडमेंट लाकर जो है वो चेंजेस कर दिए, वापस से अमेंडमेंट कर दिया कानून के अंदर। तो ये तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें सामने आई गई ना कि हाँ, इंडिया को भी ये चीज पता थी कि हाँ यार जो है ये कोई भी कंपनी अगर इस चीज को, इस स्टेटमेंट को, इस कानून को पढ़ेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग उसके बीच में क्रिएट होगी। तो इंडिया ने यही किया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए अमेंडमेंट कर दिया। तो बट अगर एक कंपनी ने मिस इंटरप्रेट करी है चीजों को, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया को उसको छोड़ देना चाहिए था। और इवन देखो, अब आप बोलोगे कि सर आप इंडिया के फेवर में क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी तो ये जजमेंट आया था ना। मैं तो सरकार, देखो आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, ब्यूरोक्रेट बनोगे आगे चल के, राइट। तो आप वो सरकार क्या कर रही है उसके बेसिस पर आपको काम नहीं करना है, आपको रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पर काम करना है। और फाइनल अथॉरिटी कौन होती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को जब अगर पार्लियामेंट ने बाईपास किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी ना। तो ये चीज है, तो ये एक कंसेप्ट, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को समझना जरूरी थी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज कर दी इंडिया के ऊपर इसने, पीसीए ने, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को बोल दिया कि 4.3 मिलियन पाउंड्स पे करना होगा इंडिया को, वोडाफोन को, यानी कि 5.47 मिलियन यूएस डॉलर पे करना होगा, क्योंकि इतने समय तक उसका जो लीगल खर्चा हुआ है तो उसकी भरपाई, कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि ये कंपनसेशन हटाना चाहिए था, बट ठीक है, इस प्रकार की चीज। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है इस केस में, इस मैटर में। और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, तो देखो इसके नाम से ही क्लियर है, वो हालांकि मैं आपको पूरी चीज समझा ही चुका हूं कि एक कंट्री को अलाउ किया जाता है कि एक कंट्री जो है वो ऐसा रूल पास कर सकती है, मतलब एक प्रोडक्ट के टैक्स के ऊपर, आइटम के टैक्स के ऊपर या सर्विसेज के टैक्स के ऊपर, राइट। यानी कि यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात हो रही है, तो टैक्स के ऊपर ही ऐसा रूल होगा, ऐसा रूल जो कि पास्ट डेट का हो, यानी कि पीछे का हो, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था एग्जांपल देकर डेट्स का, राइट। और कंट्री इसका इस्तेमाल तब करती है जब उनको लगता है कि हाँ, कि कुछ लूप होल आ गया है कानून में, और उस लूप होल का इस्तेमाल जो है वो कंपनी
चाहे गलत तरीके से कर रही हो, उसने लूप होल पकड़ लिया हो तो वो कर रही हो, या फिर शायद मे बी गलती से उससे ऐसा हुआ हो। तो अब वो गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, बट मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर लूप होल है तो उस लूप होल को सही करने के लिए ये चीज की जाती है। बट सही करने के नाम से अगर वाकई में कोई एक ऐसी कंपनी है जिसने मतलब इनोसेंटली अगर ऐसी गलती कर दी, यानी कि जानबूझकर जो है वो गलती नहीं करी है, यानी कि जानबूझकर लूप होल को पकड़ के ऐसी हरकत नहीं करी है, तो भी जो है उस कंपनी को छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं तो ये कानून में ही फ्लॉज हम लोग को देखने को मिले थे ना। तो अगर जब कानून में फ्लॉज है तो ऑब्वियस ही बात है कि उस पर इस तरीके से जो है वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका जो भी ओपिनियन है आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मूव जो था वो थोड़ा सा गलत हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए यहां पर बात हो रही है G20 बायलैटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव के बारे में। नाम से क्या समझ में आ रहा है? डेट रिलीफ इनिशिएटिव, लोन को रिलैक्स करने का ये इनिशिएटिव है। और ये किसके लिए? पूरे दुनिया भर की पुअर कंट्रीज के लिए। तो ये इनिशिएटिव G20 लेकर आई है। G20 का कहना है कि जो पूरे दुनिया भर में जो गरीब देश हैं, तो उन्होंने जो जो लोन्स ले रखे हैं, चाहे वो IMF से ले रखे हो, वर्ल्ड बैंक से ले रखे हो, या दूसरी कोई रिच कंट्री से ले रखे हो, तो यहां पर कहा गया कि उनके लोन्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। क्योंकि कोरोना वायरस के समय पे हालत खराब है आज की डेट में सभी कंट्रीज के, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देख ही रहे हैं कि इकोनॉमिक डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो यही चीज कही गई कि गरीब देश जो है उनको थोड़ी सी राहत दी जाए कि वो जो आज की डेट में जो लोन्स जो रीपे कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया, यानी कि कुछ मोहलत दे दी जाए, राइट। मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो उनके लिए वो कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। तो वो मॉरेटोरियम तो यहां पर कोई शब्द लिखा नहीं, बट फिर भी मैंने आपको समझाया क्योंकि अपन ने कुछ समय पहले मॉरेटोरियम के बारे में भी डिस्कस किया था। इसका मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने जो बैंक से लोन लिया तो सरकार क्या बोलती है? मॉरेटोरियम को लागू कर देती है कि आप जो है जो अभी EMI पे कर रहे हो, तो आप अगर EMI पे नहीं भी करोगे तो भी आपके ऊपर कोई बर्डन क्रिएट नहीं होगा, राइट। यानी कि आपको जो है वो दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा या फिर बैंक को NPA नहीं किया जाएगा, राइट। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है और आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, तो वो रिलैक्सेशन पीरियड होता है। तो यहां पर यही कहा गया कि जो गरीब देश है उनको थोड़ा लोन्स पर रिलैक्सेशन पीरियड दे दिया जाए, रिलीफ दे दी जाए, जैसे कि कुछ समय तक उनके लोन को एक्सटेंड कर दिया जाए कि वो लोन अगर रीपे नहीं भी करें तो भी उनके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज के लिए G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो है वो इस चीज पर सहमति दी G20 बायलैटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव के ऊपर। बट यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट लाने चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने से पहले, कुछ जो इसके अंदर जो लूप होल्स है, शॉर्टकमिंग्स जो है उसको एड्रेस करते हुए इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए जाए। तो G20 डेट रिलीफ इनिशिएटिव के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरी में देख लेते हैं एक बार। तो G20 जो नेशंस है उन्होंने इस साल अप्रैल में एग्री किया था कि जितने भी जो बायलैटरल गवर्नमेंट लोन्स जो रीपेमेंट के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको थोड़ा फ्रीज कर दो, यानी कि उनको रोक दो रीपेमेंट को, राइट, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज के लिए। और इस साल के एंड तक के लिए ये कहा गया था कि इस साल के एंड तक जितने भी ऐसे लोन्स हैं जो लो इनकम कंट्रीज को दिए गए, पुअर कंट्रीज को दिए गए, तो उनके जो लोन्स जो दे दिया है तो उसका जो रीपेमेंट है उसको फ्रीज कर दो, यानी कि वो रीपे अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी है, राइट। और यहां पर यह भी कहा गया, ये इसलिए किया गया कि वो जो कंट्रीज है वो अपने इकोनॉमी और हेल्थ क्राइसिस जो है उसको जो है वो ठीक कर ले, कि जो कि आज की डेट में उभर कर आए हैं कोरोना वायरस के कारण, राइट। तो इस चीज के लिए ये हुआ है। और ग्रुप ने ये भी कहा कि प्राइवेट क्रेडिटर्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करें, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गई, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं जो लोन्स वगैरह ऑफर कर देती हैं, पेमेंट वगैरह दे देती हैं कंट्री को, राइट। और कभी कभार ऐसे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं किसी कंट्री के अंदर जो कि मंथली EMI के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, मंथली रिटर्न के ऊपर बेस्ड देखने को मिलता है। तो ऐसी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे भी कहा गया कि वो भी जो है वो इस प्रकार से रिलीफ ऑफर करें पुअर कंट्रीज को इस साल के एंड तक के लिए सिर्फ। तो ये इनिशिएटिव इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिला, राइट। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, ये इस इनिशिएटिव से रिलेटेड। होपफुली इनिशिएटिव के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी आपको। याद रखना G20 का ये इनिशिएटिव है और G20 के बारे में डिटेल में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है 13 सितंबर 2020 को। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पे लिखना 13 सितंबर 2020, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी सबसे पहला वीडियो लिस्ट में आएगा वो यही वाला वीडियो आएगा 13 सितंबर का अपना, और इस वीडियो के 9 मिनट 5 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा G20 का। अच्छे से देख लेना G20 के बारे में, और इवन G20 प्लस क्या होता है उसके बारे में भी यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी PDF आती है, आपको सर्च करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इसकी PDF पे यहां पे क्लिक कर देना 9 मिनट 5 सेकंड पे, सिर्फ यहां पे क्लिक करना और सामने आपका वीडियो खुल के आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा।
अच्छा, अब चर्चा करते हैं G7 की। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे तुरंत आंसर लिखकर बताइएगा कि G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस को जो आज की डेट में हम लोग जानते हैं, तो इसका नाम क्या पहले G7 ही था या G8 हुआ? क्या हुआ, इसका नाम क्या था ओरिजिनली? ये जो ग्रुप है 1975 में जो बना था, उसका नाम क्या था? फटाक से लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर। तो इसका नाम जो था वो G7 ही था। G8 तो ये बाद में आकर बनी है 1998 में, जब रशिया ने इसको ज्वाइन किया था तब ये G8 बनी थी। बट 1975 में जब ये सेटअप हुई थी ऑफिशियली, तो ये G7 के नाम से हम लोग को देखने को मिली थी। हालांकि इससे पहले G5 ग्रुप ऑफ 5 का भी हम लोग को देखने को मिला था, एक संघ हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। बट उसके बाद फिर ऑफिशियली 1975 में G7 जो है वो स्टैब्लिश हुई, राइट। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद ये इसको स्टैब्लिश किया गया था, इस ग्रुप को। ये पूरे दुनिया भर की लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस हम लोग को देखने को मिलती है, जो इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज है पूरे दुनिया भर की लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्री, रिच इंडस्ट्रियल नेशंस, तो उनका ये ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है G7, राइट। तो ये चीजें, इसके बारे में अच्छा आइडिया रखिएगा, क्योंकि अगर पूछे जाए कि ओरिजिनली जो आज की डेट में हम लोग G7 देखते हैं वो किस नाम से थी, तो याद रखना ग्रुप ऑफ 7 के ही नाम से थी ये, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि G8 के नाम से थी ये ओरिजिनली। नहीं, ये ओरिजिनली G7 के नाम से ही थी, और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ओरिजिनली इसको G8 कहा जाता है। नहीं, तो ये चीज भी गलत कर देना, ठीक है। इसमें मैं गलत जो है वो मार्क कर देता हूं, ठीक है। मूल रूप से G8 के नाम से तो ये जानी जाती नहीं थी। 1975 में G7 ग्रुप ऑफ 7 के नाम से ही थी ये। G8 तो जब से जानी गई है जब रशिया ने 1998 में जो है वो इसमें शामिल हुई थी, यानी कि इस ग्रुप ने रशिया को अलाउ किया था कि रशिया भी एंटर कर जाए इस ग्रुप में। फिर बाद में जाकर रशिया को निकाल दिया गया, क्योंकि रशिया ने हरकत करी थी 2014 में। इसने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, और इस चीज को देखकर, रशिया की इस नीति को देखकर कि यार रशिया जो है वो बिल्कुल भी इंटरनेशनली जो है वो सभ्य व्यवहार नहीं कर रही है, यानी कि पीसफुली, मतलब इंटरनेशनली जो है वो पीसफुली नहीं रह रही है, इस प्रकार से दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करना तो गलत बात है। तो इसको देखते हुए ये जो G7 यानी कि जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलती है, इसके जो मेंबर्स हैं, इन्होंने बोल दिया कि रशिया को भगाओ यहां से। तो फिर रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया था, तो दोबारा से ये G8 जो है वो G7 बन गई। बट याद रखना 1975 में जब ये सेटअप हुई थी तब उस समय ये G7 ही थी, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में ये चीज गलत लिखी हुई है, राइट। तो इस चीज की क्लियरिटी अच्छे से रखो आप। और इस समिट के अंदर यूरोपियन यूनियन हम लोग को देखने को मिलती है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये कंट्रीज हैं, और यूरोपियन यूनियन, राइट। और रशिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फिर जब ये इसने ज्वाइन किया था रशिया ने, तब ये G8 हो गई थी, फिर 2014 के बाद से ये दोबारा से G7 हो गई। तो इतनी क्लियरिटी बस आपको रखनी है, ठीक है। और G20 याद से पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर बात हो रही है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के बारे में। इस कानून को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शरद ए बोबडे, इन्होंने सवाल उठाए हैं एक जजमेंट के ऊपर। जजमेंट जो है वो बेसिकली एक बेंच के द्वारा दिया गया था इसी चीज को लेकर, यानी कि ये कानून को लेकर ये जजमेंट था, तो उस पर इन्होंने सवाल उठा दिए हैं। तो ये सवाल क्या उठाए इस पर हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक जनरल में आपको आइडिया दे दूं ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो देखो ये नाम क्या है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। कोई भी जमीन जब सरकार खरीदती है, जैसे एक जमीन है, जैसे एक रोड है, रोड के बगल में जमीन है, अब सरकार को रोड चौड़ी करनी है, ठीक है। तो सरकार क्या बोलेगी, वो जो जमीन जो है उसके मालिक को बोलेगी कि ये जमीन जो है वो आप हमें दे दो और इतना पैसा हम आपको दे देंगे, आप कहीं और जाकर सेटल हो जाओ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ये एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। इसको ये चीज होता है कि सरकार ये खरीदती है सामने वाले की जमीन, उनको मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है, यानी कि उनको पैसा देती है उनकी जमीन का, और फिर उनको रीसेटलमेंट करवाती है, बोलती है कि आप कहीं और जाकर सेटल हो जाओ, राइट। तो ये जो चीज थी कि सरकार अगर किसी की भी पर्टिकुलर जमीन खरीद रही है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो इस कानून के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि किसी को भी डिस्प्लेस किया जा रहा है, उसकी जमीन से उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो मेन फोकस यही है कि सामने वाले बंदे जिसको हटाया जा रहा है उसको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, राइट, और कंपनसेशन वगैरह। तो ये वाली चीज है। तो इसी चीज को लेकर एक जजमेंट सामने आया था। जजमेंट जो था वो इसी को लेकर था, ये एक्विजिशन को लेकर। तो ये जजमेंट था, इसको इन्होंने गलत ठहराया। इन्होंने बोला जजमेंट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड किया गया है, राइट। तो इसमें सरकार को जो है वो लैक्सिटी दे दी गई। लैक्सिटी यानी कि उनको ढील दी, कि सरकार जो है ये ढील को जिस प्रकार की थी कि जो पार्लियामेंट जो है, इवन इस ढील के बारे में पार्लियामेंट ने भी
जो 2013 में ये कानून बनाया था तो उसमें भी नहीं सोचा था, बट ये कोर्ट ने इसको ढील दे दी इस कानून के अंदर सरकार को। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है उस पर बात नहीं की गई। इसमें यह भी कहा गया कि सरकार जब एक बार ले लेती है सामने वाले की प्रॉपर्टी, जो चीज मैं अभी आपको एग्जांपल में बता रहा था कि सामने वाले की प्रॉपर्टी अगर सरकार ने ले ली तो सरकार के पास बहुत टाइम होगा, यानी कि इसमें कोई सुनिश्चित टाइम नहीं है कि सरकार कब तक जो है वो उसको कंपनसेशन देगी, कब तक पेमेंट देगी उसकी जमीन का। तो इसमें वो चीज बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं है। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सरकार किसी की जमीन लेती है तो टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि यार उतने पीरियड में उसको सामने वाले व्यक्ति को जो है वो कंपनसेशन मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो सामने वाले की जमीन जो है वो एक्विजिशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि सरकार को उसका अधिग्रहण नहीं करना चाहिए उस जमीन का, है ना। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली बात। तो इस चीज को लेकर पूरा मुद्दा चल रहा है और आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी अच्छे आर्टिकल्स आएंगे, तब अपन और डिटेल में इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ ये मान के चलो कि जो हमारे सीजेआई हैं उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया था कि जो कोर्ट ने जो ये अपना जजमेंट दिया था इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है टाइम बाउंडेशन की, उस पर तो सवाल ही नहीं उठाया, राइट। और इस साल मार्च में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी उसने 2018 की जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको दोबारा से जो है वो फिर से उसकी पुष्टि करी, रीअफर्म किया, राइट। और ये सेक्शन 24 हम लोग को लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन का जो देखने को मिला था, यानी जो रूलिंग के दौरान, तो इसको दोबारा से जो है वो रिवाइज किया गया, रीअफर्म किया गया, फिर से पुष्टि की गई। और ये इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में ये पूरा मामला चल रहा था। और जो जजमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो इसने इंटरप्रेट किया सेक्शन 24 क्लॉज 2 2013 के इस कानून का, जो कि डील करता है कि सामने वाले व्यक्ति को जब भी सरकार कोई प्रॉपर्टी को रखती है, किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी को, तो सामने वाले व्यक्ति को जो है वो कंपनसेट करना है, राइट, उसको पैसा देना है। और इसमें यह कहा गया कि जो एक्विजिशन है वो तब लैप्स नहीं होगा जब सरकार जो है सामने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं देगी, तब भी लैप्स नहीं होगा। यानी कि अगर सरकार सामने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं दे रही है ना, तो भी ये एक्विजिशन लैप्स नहीं होने वाला है। तो ये चीज है। दूसरी चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है कि एक्विजिशन तब भी लैप्स नहीं होगा जब फार्मर या फिर लैंड ओनर, यानी कि जिसकी जमीन है, वो अगर मना कर दे कि हमें यार इतने कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें और ज्यादा कंपनसेशन चाहिए, तब भी जो है वो एक्विजिशन लैप्स नहीं होगा, तब भी सरकार जो है उसकी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में कर लेगी। और लैप्स कब हो गए, यानी कि एक्विजिशन कौन सा ऐसा क्लॉज, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके तहत सरकार जो है वो सामने वाले की प्रॉपर्टी नहीं लेगी। तो वो कंडीशन ये है कि अगर 5 साल के पीरियड में प्रायर टू 1 जनवरी 2014, 5 साल के पीरियड तक अगर सरकार ने सामने वाले व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया और ना ही सरकार ने उस जमीन पे कुछ किया या फिर अपना कब्जा किया, तो ये दो कंडीशन अगर साथ में रखी जाती है तो जो एक्विजिशन जो होगा वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो सरकार फिर उस जमीन को अपने कंट्रोल में नहीं लेगी। बट देखिए जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो कंपनसेशन की थी, उस पर यहां पर कोई विचार नहीं किया गया। उस पर यहां पर यही चीज कही गई कि सामने वाले व्यक्ति को अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी जो है मतलब सरकार उसको जमीन वापस नहीं करेगी। ये वाली चीज है, यानी कि वो सरकार के ऊपर है पूरा कि कब सामने वाले व्यक्ति को कंपनसेशन देना है। तो ये तो टाइम बाउंडेशन, टाइम फ्रेम में अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारे लोग जो है ये मान के चलो कि उनकी तो मौत भी हो जाएगी, उनके बच्चों की भी मौत हो जाएगी, तब भी जो है उनको कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केसेस तो कई सारे केसेस तो 100-100 साल खींच जाते हैं, 100-100 साल। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। इस प्रकार के केस सरकारी केस की अगर हम लोग बात करें इस तरीके के, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन वाला क्लॉज है ही नहीं, तो इसी को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह उठाया गया। और इसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में और भी अच्छे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, तब हम लोग इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो सरकार कुछ गाइडलाइंस लाई है बी कीपर्स के लिए, जो बी कीपिंग बिजनेस में, बी कीपिंग एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व रहते हैं, और जो पॉल्ट्री की एक्टिविटी में, ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े बनाने की एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो लाई गई है, जिसके चलते जो भी ये आर्टिशियंस है जो ये सब इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो गाइडलाइन हम लोग बी कीपिंग की देखेंगे, और ये गाइडलाइंस किसके द्वारा अनाउंस की गई है, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, राइट, जिसके चलते सपोर्ट किया जाएगा बी कीपर्स को और जो पोल्ट्री बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको। तो यहाँ पर बी कीपिंग गाइडलाइंस में बताया जा रहा है कि सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी बी बॉक्स का और टूल किट्स का, यानी कि जो भी बी कीपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो उनको बी बॉक्स दिए जाएंगे, यानी कि मधुमक्खी पालन के जो ये बॉक्सेस हम लोग को देखने को मिलता है ना, ये जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इनको ये बी बॉक्स दिया जाएगा, टूल किट दिया जाएगा, और बी बॉक्स जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। और 5 दिन की बी कीपिंग ट्रेनिंग भी होगी बी कीपर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयमेंट यहां पर इस फील्ड में जनरेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना हनी और हनी प्रोडक्ट्स के बारे में, हाइव प्रोडक्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, और इसका प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा।
और 2020 और 2021 में स्कीम ने प्रपोजल ये भी रखा है कि टोटल 2050 बी कीपर्स, ऑन्टरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ और आदिवासी, इनको यहां पर कवर किया जाएगा। इसमें 50 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं ये पूरी बी कीपिंग हनी क्लस्टर को डेवलप करने के पर्पस के लिए, और ये स्फूर्ति स्कीम के अंडर देखने को मिलेगी। स्फूर्ति स्कीम के बारे में कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था। स्फूर्ति स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। और पॉटरी गाइडलाइंस की अगर हम लोग बात करें, यानी कि पॉटर्स जो लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन में जो बर्तन बनाने में जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी जो गाइडलाइंस है इसमें सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, उनको पॉटरी व्हील देगी, क्ले ब्लंगर देगी या ब्लंजर जिसको बोलते हैं, ग्रैन्युलेटर देगी, और साथ ही साथ व्हील पॉटरी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी, प्रेस पॉटरी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी, और जिगर जॉली ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहां पर देखने को मिलेगा पॉटर्स के लिए। और टोटल 6075 ट्रेडिशनल और दूसरे नॉन ट्रेडिशनल पॉटरी आर्टिशियंस, रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ और माइग्रेंट लेबर जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें तो महाराष्ट्र ने मॉडिफिकेशन किया है फॉरेस्ट राइट एक्ट में। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को मॉडिफाई किया। नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है गवर्नर के द्वारा, ये शेड्यूल 5 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो उसमें गवर्नर को पावर दी जाती है इस प्रकार के मतलब चेंजेस करने की, राइट, शेड्यूल 5 के अंदर। तो जितने भी शेड्यूल एरियाज वगैरह होते हैं ना, उसमें मेन जो अथॉरिटी होते हैं वो गवर्नर होते हैं और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, मेन अथॉरिटी। बट हालांकि देखो गवर्नर जो होते हैं वो किसके एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है। तो अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर जो है वो गवर्नर ऑपरेट करते हैं। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जो है वो ऑपरेट करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी अगर इसको आप थोड़ा डिटेल में और लॉजिकली समझने की कोशिश करो तो देखो मॉडिफिकेशन क्या क्या है। तो यहां पर बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है। यहां पर चेंजेस कुछ इस प्रकार से लाए गए हैं कि जितने भी जो ट्राइबल लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो ट्राइब्स वगैरह देखने को मिलती है जंगलों में जो रहती हैं, राइट, और फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जिनका पूरा जो जीवन जो होता है वो फॉरेस्ट में, जंगल में बीतता है, तो ऐसे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट एरियाज में घर बना सकेंगे। आपको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि अलाउड नहीं होता किसी को भी रहना वहां पर, और सिर्फ कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को ही अलाउड होता है। तो यहां पर यह भी कहा गया कि अब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको फॉरेस्ट से निकाला नहीं जाएगा, उनको शिफ्ट नहीं करवाया जाएगा, वो अपने मतलब यानी कि फॉरेस्ट में ही जहां पर वो सदियों से रह रहे हैं तो वहीं पर ही जो है वो अपना घर बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और डिसीजन जो है ये काफी मेजर रिलीफ प्रोवाइड कराएगा शेड्यूल ट्राइब्स को और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज को, राइट, क्योंकि वो जो है उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा ना फिर फॉरेस्ट से, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा इस प्रकार का। और ये माइग्रेशन जो है फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज का उसको प्रिवेंट करेगा। काफी सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो फॉरेस्ट में सदियों से रह रही हैं, वो मतलब काफी सालों से ट्रेडिशनली यहाँ पर उनका हम लोग को देखने को मिलता है कि यानी कि उनके कल्चर्स में, उनके ट्रेडिशंस में ये है कि उनको फॉरेस्ट में रहना है। तो ऐसी जो फैमिलीज वगैरह होती हैं तो उनके लिए अब काफी इजी है कि उनको उस जगह से निकाला नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी जिसको लेकर अमेंडमेंट था। बट हम लोग 5th शेड्यूल के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 5वां शेड्यूल है ये किसके साथ डील करता है, तो जो शेड्यूल एरियाज हैं हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन और इनको कंट्रोल करने के लिए ये 5th शेड्यूल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और यहां पर बताया जा रहा है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स को छोड़कर जो रिमेनिंग पूरे हमारी कंट्री में जहां जहां पर भी शेड्यूल एरियाज हैं उस एरिया को एडमिनिस्टर करना, उस एरिया को कंट्रोल करना के बारे में जो पावर्स जो लिखी गई हैं वो 5th शेड्यूल के अंदर लिखी गई हैं। और बाकी इन 4 स्टेट्स के साथ जो डील किया जाएगा, इन 4 स्टेट्स के अंदर शेड्यूल एरियाज में जो डील किया जाएगा, जिस तरीके से डील किया जाएगा, तो उसकी पावर्स किस में लिखी हुई है, 6th शेड्यूल में, 6ठे शेड्यूल में, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। कुछ स्पेशल प्रोविजन हम लोग जानते हैं 5th शेड्यूल एरिया से रिलेटेड। तो जो गवर्नर जो होते हैं हर एक स्टेट के, तो वो शेड्यूल एरिया जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जब भी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मांगते हैं तब, या फिर हर साल वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पूरी रिपोर्ट जो है वो देते हैं कि शेड्यूल एरियाज में क्या क्या हुआ, किस प्रकार की एक्टिविटी हुई, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन किया, किस तरीके के कंट्रोल किए, कौन से एक्शंस लिए गए, कौन से नहीं लिए गए, यानी कि किस एक्शन को हटाया गया। तो ऐसी जो कुछ पूरी रिपोर्ट जो होती है पूरे साल भर की वो बनती है और वो गवर्नर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, या फिर जब भी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मांग लेते हैं ऐसी कुछ रिपोर्ट तो वो गवर्नर को वो रिपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। पहली चीज तो ये वाली चीज इस प्रकार की हम लोग को प्रोविजन के अंदर देखने को मिलती है। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है डायरेक्शंस देने की राज्यों को कि उनको किस प्रकार से शेड्यूल एरिया में एडमिनिस्टर करना है, राइट। तो शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बेसिकली रिकमेंडेशन देगी, डायरेक्शंस देगी कि किस प्रकार से उनको ऑपरेट करना है।
और पार्ट 4 जो हम लोग को 5th शेड्यूल का देखने को मिलता है, यहां पर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल भी स्टैब्लिश की जाती है हर एक स्टेट के अंदर। इस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में कहा जाता है कि 20 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और इसमें 3/4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना स्टेट की, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंट करने वाले जो सदस्य, जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट, तो वो इसमें शामिल होने चाहिए। बट यहां पर यह भी कहा गया कि कुछ कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सीट्स अगर कम है, जैसे यहां पर 20 मेंबर में से 3/4 ऐसे होने चाहिए बताया गया, ठीक है, या फिर जितने भी मैक्सिमम 20 मेंबर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 3/4 होना जरूरी है ऐसे मेंबर्स को जो शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कहां पे? ये हमारी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट कुछ कुछ स्टेट्स में ये इतना नंबर होता नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ स्टेट में ज्यादा नंबर्स नहीं है, ज्यादा सीट्स नहीं है शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिप्रेजेंट कर रही हो। तो यहां पर यह भी बताया गया कि जो रिमेनिंग जो सीट्स बचेंगी तो उसमें शेड्यूल ट्राइब्स के ही मेंबर्स यहां पर मौजूद होंगे, रखे जाएंगे। बट यहां पर यह चीज फिक्स्ड है कि इसके, यानी कि ये जो बॉडी है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इस बॉडी में 3/4 मेंबर्स शेड्यूल ट्राइब के होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स होंगे, तभी तो वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिकमेंड कर पाएंगे। किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो लॉजिक देखा करो कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक यही है क्योंकि कंट्रोल किसको करना है, एडमिनिस्टर किसको करना है? शेड्यूल ट्राइब्स को। और बेटर तरीके से कौन एडमिनिस्टर कर पाएगा? जो खुद ही शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, या कर रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और इसके अलावा यहां पर यही वो पूरी चीज थी जो मैंने भी आपको बताया। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? एडवाइजरी काउंसिल है ये, तो ऑब्वियसली बात है फंक्शन इसका एडवाइस देने का होगा। किस चीज को लेकर एडवाइस? तो जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके वेलफेयर और उनके एडवांसमेंट को लेकर एडवाइस। इसके अलावा गवर्नर जो है हमारे, उनके पास पावर्स ये होती है कि ये रूल्स वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। किससे रिलेटेड? ये जो मेंबर्स इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में होंगे वो कितने होने चाहिए उससे रिलेटेड, किस प्रकार से उनका अपॉइंटमेंट होना है उससे रिलेटेड, चेयरमैन कैसे अपॉइंट किए जाएंगे उससे रिलेटेड, या फिर दूसरे ऑफिसर्स और सर्वेंट जो होते हैं तो वो किस प्रकार से उनका अपॉइंटमेंट होगा, उनकी फंक्शनिंग होगी, तो वो पूरी प्रोसीजर, तो या फिर मीटिंग की भी, तो ओवरऑल जितनी भी चीज इस काउंसिल के अंदर होती है उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने का कार्य जो है वो गवर्नर का होता है। ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जो होंगे वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर पार्लियामेंट के कानून को या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के कानून को, यानी कि जिस स्टेट में वो गवर्नर है उसी स्टेट लेजिस्लेचर के कानून को और पार्लियामेंट के कानून को ये नल एंड वॉइड कर सकते हैं कि वो कानून जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा शेड्यूल एरिया के अंदर। तो इतनी ज्यादा पावर होती है पता है गवर्नर के हाथ में इस केस में, शेड्यूल एरियाज के केस में, कि जिस भी स्टेट के अंदर जो भी एरिया शेड्यूल एरिया कहलाएगा तो उस एरिया में अगर गवर्नर चाहे तो उस एरिया, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में पार्लियामेंट का भी कानून एप्लीकेबल नहीं हो सकता या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का भी कानून एप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसको ये नल एंड वॉइड कर सकते हैं। देखो इतनी ज्यादा पावर गवर्नर के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिलती है इस केस में। और गवर्नर जो होते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बना सकते हैं कि ये जो शेड्यूल एरिया जो है वहां पर शांति बरकरार रहे, गुड गवर्नमेंट हम लोग को या गवर्नेंस देखने को मिले, राइट। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेरियस रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं उसकी भी, राइट। इसके अलावा ये प्रोहिबिट कर सकते हैं, बैन लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनकी जो जमीन है कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इवन शेड्यूल ट्राइब्स भी जो है वो एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही वो किसी दूसरे नॉन शेड्यूल ट्राइब के बंदे को या एक पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसे भी पावर जो है वो गवर्नर के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिलती है। और गवर्नर जो होते हैं ये अमेंड भी कर सकते हैं किसी पार्लियामेंट के कानून को या स्टेट लेजिस्लेचर के कानून को, या उसको निरस्त भी कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको बताया था। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी कर सकते हैं, और जो अभी जिसके बारे में यानी कि जो नया नया कानून जो बना होगा उसको भी कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा पावर गवर्नर के कंट्रोल में होती है। और इसके अलावा और बेटर तरीके से इस टॉपिक को समझने के लिए, हालांकि जितना मैंने आपको पढ़ाया 5th शेड्यूल का उतनी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बट 5th और 6th शेड्यूल दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर 17 अगस्त 2020 के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। आप जाइए और जो भी, क्योंकि 17 अगस्त को काफी टाइम भी हो गया है, तो जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं आप भी जाइए और इस टॉपिक को पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो डेफिनेटली पढ़िए, और जो रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं तो वो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आप 2x की स्पीड में रिवाइज कर लीजिए। तो 17 अगस्त 2020 के 2 मिनट 34 सेकंड वाले जो टाइम है, तो इस पर आपको ये मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन बायोमास की बात हो रही है। बे ऑफ बंगाल में बहुत भारी मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन बायोमास देखने को मिला है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है पहले इसको समझेंगे, तब जाकर चीजें अच्छे से क्लियर होगी। तो एक छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं।
ऐसे पौधे जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वो वहां पर अवेलेबल होते हैं, बहुत छोटे, बहुत बारीक, राइट, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ऐसे टाइनी पौधे जो कि पानी में पाए जाते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आप देखो, पौधे का नेचर क्या होता है, प्लांट का नेचर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करना, ऑक्सीजन रिलीज करना। तो कितना मेजर इनका काम होगा प्लांट का, इसको इजी तरीके से समझो। देखो, आपको समझ में आ गया प्लांट है। अब प्लांट की जनरली हम लोग को पता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इनहेल करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही इसका काम है। ये ऑक्सीजन एनवायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में जो कंट्रीब्यूट करने का, जो प्रोड्यूस करने का इनका जो कार्य होता है, वो काफी बेहतरीन होता है, क्योंकि आधी से ज्यादा ऑक्सीजन एनवायरमेंट में इनके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है, फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा। और ग्लोबल वार्मिंग को भी ये रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का आज की डेट में एमिशन हो रहा है, तो एमिशन जो हो रहा है, तो वो उससे क्या हो रही है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ये इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। एक अच्छा फूड चेन जो है वो बनाते हैं, बेस फूड चेन क्रिएट करते हैं ये, राइट। कैसे क्रिएट करेंगे? जो छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो इनको खाते हैं, राइट। छोटी छोटी मछलियां वगैरह हो गई, जो भी अंदर समुद्र के नीचे जो जीवन हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो इनके ऊपर, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। और ये एक बायो इंडिकेटर के तौर पर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि मतलब जो लाइफ है ओशियन के अंदर, उसको रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, क्योंकि ओशियन के अंदर ऑक्सीजन देने का काम इनका, खाना देने का काम इनका, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लाइफ को तो रेगुलेट करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो ओशियन जो होता है वो काफी हेल्दी होता है। तो ये इस चीज के इंडिकेटर के तौर पर भी इनको देखा जाता है। और अभी यही हुआ, हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, यहां पर एबंडेंस में, भारी मात्रा में जो है ये फाइटोप्लैंक्टन मिले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और कुछ साइंटिस्ट की जो टीम हम लोग को देखने को मिलती है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया एक ऐसा तरीका कि जिसके चलते क्लोरोफिल ए, इसकी क्वांटिटी जो है वो पता लगे। और क्लोरोफिल ए की क्वांटिटी का पता लगने का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र पर, उस रीजन पर बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स अवेलेबल हैं। और स्टडी जो की गई इसकी, ये एनालाइज करके की गई क्लोरोफिल ए की, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो ये बताता है कि फाइटोप्लैंक्टन एक क्षेत्र पे है। तो ये चीज देखी गई, जो कि फाइटोप्लैंक्टन सेल में ये पिगमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, क्लोरोफिल ए भारी मात्रा में होता है। और साइंटिस्ट ने यही चीज को ट्रैक किया कि लंबे समय से बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन हम लोग को बे ऑफ बंगाल का देखने को मिलता है, तो वहां पर लंबे समय से ये ट्रैक कर रहे थे क्लोरोफिल ए को। अब लंबे समय से ये क्लोरोफिल ए के ट्रेंड को ट्रैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर डेफिनेटली फाइटोप्लैंक्टन्स अबंडेंस में हम लोग को देखने को मिलेंगे। और यही चीज सामने आई। और यहां पर 2 बार बताया गया कि 2 पीरियड एक ऐसा आता है जिस पीरियड में फाइटोप्लैंक्टन बहुत भारी मात्रा में मिल जाते हैं। तो एक पीरियड ये होता है कि साउथ वेस्ट मानसून से पहले का, और दूसरा साउथ वेस्ट मानसून के बाद का। तो ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पर ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और इंक्रीज हो रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। तभी ये क्लोरोफिल ए जो है वो हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और फिजिकल फोर्सेस के थ्रू भी होता है, अपवेलिंग, विंड इंड्यूस्ड वर्टिकल मिक्सिंग, कन्वेक्टिव ओवरटर्न, और केमिकल्स, अलग अलग सोर्सेस की इंक्लूडिंग रिवर रन ऑफ। तो ये चीज यहां पर बताई गई। फिजिकल फोर्सेस भी होते हैं कि पानी का जब बहाव होता है तो उसके कारण भी जो होता है ये क्लोरोफिल ए जो होते हैं वो आ जाते हैं एक जगह पर, राइट। बट यहां पर मेनली तौर पर बताया जा रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ये क्लोरोफिल ए जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए, स्पेशली ये वाला पेज, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में बन जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। सेकंड अमेंडमेंट बिल ये इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको याद रहोगा, कल ही मैंने आपको बोला था, होमवर्क दिया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पढ़ने का।